गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर, जहां हम जीवन की गहराइयों में छिपी आध्यात्मिक कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे रहस्य की जहां पिछले जन्म का कर्ज इस जन्म में चुकता होने की मांग करता है। क्या होता है जब पुरानी आत्माएं मिलती हैं और एक अनदेखा बंधन टूटने से पहले सब कुछ बदल देता है? क्या यह कर्ज सिर्फ धन का है या आत्मा की गहराई से जुड़ा? रहस्य बरकरार रखते हुए चलिए जानते हैं इस कहानी में, जो कर्म और पुनर्जन्म की सच्चाई को उजागर करेगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा है। अब शुरू करते हैं। वाराणसी की चहल पहल भरी गलियों में, जहां गंगा सुनने वालों को प्राचीन रहस्य फुसफुसाती थी, अर्जुन नाम का एक युवा कुम्हार रहता था। वह साधारण साधनों वाला व्यक्ति था। मिट्टी को ऐसे बर्तनों में ढालता था जिनमें जीवन का सार समाहित होता था। पवित्र नदी का जल, दावतों के लिए मसाले और कभी कभी दिवंगत की अस्थियां। 35 साल की उम्र में अर्जुन की पत्नी मीरा और 2 बच्चे थे जो मंदिरों और घाटों से घिरी संकरी गलियों में खेलते थे। लेकिन उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे एक ऐसा साया था जिसे कोई पूजा या मंत्र दूर नहीं कर सकता था। एक ऐसा सपना जो बचपन से ही उसे बार बार सताता था। सपने में वह अर्जुन कुम्हार नहीं, बल्कि किसी बीते जमाने का एक धनी व्यापारी था जो रेशमी धोती और पगड़ी पहने राजस्थान के धूल भरे मैदानों में घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उस पर कर्ण नाम के एक गरीब किसान का कर्ज था, जिसकी जमीन उसने धोखे से हड़प ली थी। कर्ण ने अपने जर्जर चेहरे और कठोर हाथों से दया की भीख मांगी थी, लेकिन व्यापारी हंसा और देवताओं को अपने झूठे दावों का साक्षी बनाकर कहा, इस जन्म में या अगले जन्म में कर्ण ने आखिरी सांस लेते हुए बेसहारा और टूटे हुए श्राप दिया था, यह कर्ज चुकाया जाएगा। अर्जुन पसीने से तर जागता, श्राप उसके कानों में गूंजता। वह इसे मूर्खता समझता, अपनी दादी की कर्म और पुनर्जन्म की ढेरों कहानियों का परिणाम। फिर भी हर गुजरते साल के साथ सपना और भी जीवंत होता गया और अजीबोगरीब संयोग उसके जीवन में बुनने लगे। उसके बनाए बर्तन बेवजह टूट जाते, ग्राहक बेरहमी से मोल भाव करते और उसकी पीठ में लगातार दर्द सपने में किसान की मेहनत को दर्शाता। एक मानसून की शाम, जब देवताओं की नाराजगी की तरह गड़गड़ाहट हो रही थी, एक अजनबी अर्जुन की साधारण सी कार्यशाला में पहुंचा। वह अमीर का पामिनी बुजुर्ग था। उसकी त्वचा सूखी धरती जैसी थी। उसने एक फीका कुर्ता पहना हुआ था और कंधे पर एक घिसा हुआ झोला लटका रखा था। उसकी बाज जैसी तेज नजरें मिट्टी के बर्तनों की कतारों को घूरती रहीं और फिर अर्जुन पर टिक गईं। नमस्ते, अजनबी ने कहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन गूंजती हुई थी। मुझे पवित्र जल के लिए एक पात्र चाहिए जिसमें सिर्फ तरल पदार्थ ही नहीं बल्कि यादें भी हों। अर्जुन ने विनम्रता से सिर हिलाया और अपने हाथों से मिट्टी पोंछी। जी, हमारे पास बहुत सारे हैं। आपको कौन सा चाहिए? अजनबी की नजरें उसे चुभ गईं, ऐसा जो मुझे किसी अनचुने कर्ज की याद दिलाए। अर्जुन ठिठक गया। उसके शब्दों ने सपने की चिंगारी को भड़का दिया। वह घबराकर हंसा। कर्ज? मैं बर्तन बनाता हूं, बही खाते नहीं। लेकिन वह आदमी जिसने अपना परिचय कैलाश के रूप में दिया, जिद पर अड़ा रहा। उसने दावा किया कि वह थार रेगिस्तान से आया एक घुमक्कड़ साधु है जो भिक्षा और सत्य की तलाश में है। मीरा द्वारा बनाई गई चाय पर कैलाश ने अपनी यात्राओं के किस्से सुनाए, दक्षिण के मंदिर, हिमालय के आश्रम। लेकिन उसकी कहानियां पुनर्जन्म और अनसुलझे कर्म बंधनों के इर्द गिर्द घूमती रहीं। देखो बेटा, कैलाश ने भाप से भरी चाय की चुस्की लेते हुए कहा, हमारे धर्म में कोई भी आत्मा अपने बही खाते से बच नहीं सकती। एक जन्म में जो हम पर बकाया है उसे दूसरे जन्म में चुकाना होगा, वरना वह हमें हमेशा के लिए जकड़ लेगा। अर्जुन बेचैनी से करवट बदल गया। उस रात सपना गुस्से से फिर लौटा। इस बार उसने व्यापारी का चेहरा साफ देखा। वह उसका अपना था, लालच में विकृत,
और कर्ण? किसान के चेहरे कैलाश के चेहरे से धुंधले हो गए। अगली सुबह अर्जुन ने कैलाश को घाट पर नदी के किनारे ध्यान करते हुए पाया। किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर वह उसके पास गया। बाबा, आपकी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे पिछले जन्मों के इन रणों के बारे में और बताओ। कैलाश ने आंखें खोलीं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आह, पहिया घूम गया। आओ, हम वहीं से सफर करें जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। मीरा के विरोध के बावजूद अर्जुन कैलाश के साथ राजस्थान जाने को राजी हो गया। यह पागलपन है, मीरा ने अपने बेटे को गोद में लेते हुए कहा। हमारे घर का क्या, बच्चों का? मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अर्जुन ने वादा किया। हालांकि संदेह उसे कुतर रहा था। वह एक छोटी सी गठरी लेकर एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में सवार हो गया, जो सरसों के खेतों और बरगद के पेड़ों से भरे गांवों से होकर पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। सफर कठिन था। रेगिस्तान की गर्मी एक बेरहम दुश्मन। वे जोधपुर पहुंचे, नीले शहर में, जहां किले इतिहास के रक्षकों की तरह मंडरा रहे थे। कैलाश उन्हें थार में और आगे रामगढ़ नामक एक सुदूर गांव में ले गया, जहां रेत के टीले भूले बिसरे नाम फुसफुसाते थे। यह जमीन, कैलाश ने बंजर रास्तों पर चलते हुए कहा, कभी मेरे पूर्वजों की थी। सदियों पहले मुगलों के समय में एक व्यापारी ने इसे चुरा लिया था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हें यह कैसे पता? कैलाश ने अपने झोले से एक फटा हुआ पर्चा निकाला। यह एक पुराना दस्तावेज था, जिस पर फीकी देवनागरी लिपि में लिखा था और जिस पर एक स्थानीय राजा की मुहर लगी थी। पारिवारिक किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। व्यापारी का नाम विक्रम था, जो धनवान तो था लेकिन सम्मानहीन। उसने कागजात में हेराफेरी की, यह दावा करते हुए कि किसान पर उसका कर बकाया है। किसान, मेरे पूर्वज कर्ण ने सब कुछ खो दिया, जमीन, मवेशी, यहां तक कि अपनी जान भी निराशा में गंवा दी। एक नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए गांव के बुजुर्गों ने इस कहानी की पुष्टि की। हां, कर्ण का श्राप आज भी गूंजता है, एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। रेत अन्याय से छीनी गई चीजों को वापस ले लेती है। यहां कोई भी फसल पूरी तरह से फलती फूलती नहीं है। अर्जुन ने हाथ कांपते हुए उस पुस्तिका को देखा। सपने के विवरण मेल खा रहे थे। व्यापारी की मुहर, किसान की दलील। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? उसने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि वह जानता था। कैलाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम विक्रम का पुनर्जन्म हो अर्जुन। मैं कर्ण हूं, जो अपना हक वसूलने लौटा हूं। सोने का नहीं, बल्कि न्याय का। कर्ज सिक्कों का नहीं, आत्मा का है। इसी जन्म में तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन के मन में इनकार उमड़ पड़ा। असंभव, मैं कुम्हार हूं, इतिहास का चोर नहीं। फिर भी जैसे जैसे सूरज डूबता गया, उसे स्वप्नों की बाढ़ आ गई। ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं थीं। उसने खुद को विक्रम के रूप में देखा, अधिकारियों को रिश्वत देते हुए, कर्ण के परिवार को हवा में पत्तों की तरह बिखरते हुए देख रहा था। लंबे समय से दबा हुआ अपराध बोध मानसून की बाढ़ की तरह फूट पड़ा। उस रात एक साधारण झोपड़ी में अर्जुन ने कैलाश के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। अगर यह सच है तो मैं कैसे चुकाऊं? मेरे पास कोई दौलत नहीं है, सिर्फ मिट्टी और परिवार है। कैलाश की आंखें नम हो गईं। कर्ज पैसों में नहीं, कर्मों में है। इस जमीन को फिर से बसाने में मदद करो। अपने हुनर का इस्तेमाल निर्माण और उपचार में करो। अगले कुछ हफ्तों तक अर्जुन रामगढ़ में रहा। उसने गांव वालों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया, सिंचाई के लिए बर्तन बनाए जो छिटपुट बारिश के कीमती पानी को संरक्षित करते थे। उसने उनसे कुएं खोदे। उसकी पीठ में सपने की तरह दर्द हो रहा था, लेकिन अब वह सेवा में लगा हुआ था। कैलाश ने बताया कि वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक वंशज था जिसने ऋषिकेश में एक गुरु के मार्गदर्शन में यौगिक दर्शनों के माध्यम से अर्जुन को खोजा था। जैसे जैसे वे काम करते गए, कहानियां सामने आती गईं। कैलाश ने अपने जीवन के बारे में बताया। एक अनाथ युवा
उद्देश्य की तलाश में भटकता हुआ, जब तक कि अतीत के सपने उसे वाराणसी नहीं ले गए। देवता एक लंबा खेल खेलते हैं, उसने कहा। शिव विनाश करके नया निर्माण करते हैं। अर्जुन ने मीरा को अपनी देरी के बारे में लिखा। मीरा बच्चों के साथ आई, उसका उस पर अटूट विश्वास था। साथ मिलकर उन्होंने गांव का कायाकल्प कर दिया। मीरा ने जड़ी बूटियां उगाईं, बच्चे स्थानीय बच्चों के साथ हंसे, पुरानी दूरियां मिटाईं। लेकिन कर्ज का साया अभी भी बना हुआ था। एक शाम रेत का तूफान आया और पुराने खेत के खंडहरों को खोद निकाला। मलबे के बीच अर्जुन को एक गड़ा हुआ संदूक मिला। विक्रम का छिपा हुआ सोना, गोधूली में चमकते सिक्के। यही है, कैलाश ने कहा, सामग्री का कर्ज। अर्जुन हिचकिचाया। ले लो, यह तुम्हारा हक है। कैलाश ने सिर हिलाया। नहीं, इसका इस्तेमाल गांव के लिए करो। एक स्कूल, एक कुआं। असली कर्ज तो लालच छोड़ने में है। उन्होंने सोना बांट लिया। एक हिस्सा रामगढ़ के पुनरुद्धार के लिए, एक हिस्सा अर्जुन के परिजनों के लिए वाराणसी भेजा गया। जैसे ही गांव खिल उठा, हरी कोंपलें रेत को चीरती हुई, अर्जुन ने महसूस किया कि श्राप हट गया। सपने खत्म हो गए, उनकी जगह शांति ने ले ली। दिवाली की रात तारों की छत्रछाया में गांव वालों ने जश्न मनाया। दिए मानो पुनर्जन्म लेती आत्माएं टिमटिमा रही थीं। मिठाइयां आपस में मिलजुल कर बांटी जा रही थीं। अर्जुन और कैलाश आग के पास बैठे थे। उनके बीच स्क्रॉल था। भाई, अर्जुन ने कहा, चक्र घूम गया है, हम आजाद हैं। कैलाश ने सिर हिलाया। इस जन्म में हां, लेकिन याद रखना, कर्म शाश्वत है। धर्म के साथ जियो। अर्जुन एक बदले हुए इंसान के रूप में वाराणसी लौटे। उनके बर्तन अब मुक्ति की कहानियों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों को श्रापों की नहीं, बल्कि दूसरे अवसरों की, जन्मों जन्मों में चुकाए गए कर्जों की कहानियां सुनाई। साल बीतते गए, अर्जुन बूढ़े होते गए। उनके बाल भोर में गंगा की तरह चांदी जैसे हो गए। अपनी मृत्युशैया पर परिवार से घिरे हुए उन्होंने मीरा से फुसफुसाते हुए कहा, अगर मैं लौटूं तो बिना किसी बोझ के। उनकी आत्मा धीरे से पर्दा पार करते हुए विदा हो गई। अगले जन्म में शायद हरे भरे खेतों में किसान के रूप में, या किसी हलचल भरे शहर में शिक्षक के रूप में। बही खाता संतुलित था, क्योंकि संसार के विशाल ताने बाने में हर धागे की बुनाई होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग्य के एक मोड़ में कैलाश भी जल्द ही चल बसे। उनका झोला एक युवा शिष्य के पास रह गया। अंदर एक नोट था। कर्ज आपसी था। क्षमा करके मैंने अपना क्रोध चुकाया। इस प्रकार यह चक्र प्रतिशोध में नहीं, बल्कि सीखे गए सबक के रूप में चलता रहा। क्योंकि भारत में जहां देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते हैं और नदियां आत्माओं को ले जाती हैं, पूर्व जन्म बेड़ियां नहीं, बल्कि ज्ञानोदय के मार्गदर्शक हैं। वाराणसी में अर्जुन का जीवन कर्मकांडों में डूबा हुआ था। हर सुबह वह गंगा में स्नान करते और समृद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते। उनकी कार्यशाला मणिकर्णिका घाट के सामने थी, जहां चिताएं अनंत काल तक जलती रहती थीं, जो उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता की याद दिलाती थीं। उनकी समर्पित पत्नी मीरा साड़ियां बुनती थीं। उनका करघा कर्म की घड़ी की टिक टिक की तरह चलता था। सपने की पीड़ा बढ़ती गई। उन्होंने विक्रम के विश्वासघात को विशद रूप से दोहराया। विक्रम 16वीं शताब्दी में एक मसाला व्यापारी थे, जो राजस्थान से होकर गुजरने वाले रेशम मार्ग के माध्यम से धन अर्जित कर रहे थे। कर्ण कोई साधारण किसान नहीं था। वह दुर्लभ केसर की खेती करता था, एक ऐसी फसल जिसे विक्रम चाहते थे। जाली कागजों और राजा के भ्रष्ट दरबार का उपयोग करके विक्रम ने दावा किया कि कर्ण ने एक ऐसे ऋण का भुगतान नहीं किया जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। कर्ण के परिवार, पत्नी और 3 बेटे को बेदखल कर दिया गया। वे रेगिस्तान में भटक रहे थे, जहां प्यास ने 2 लोगों की जान ले ली। एक शिव मंदिर में श्राप दिया गया था।
तुम्हारी आत्मा इस भार को तब तक ढोती रहे जब तक न्याय मानसून की तरह बहता रहे। जब कैलाश प्रकट हुए तो उनके शरीर पर उस अतीत के निशान थे, सपने में कांटे का निशान जो अब वास्तविक था। राजस्थान की उनकी यात्रा न केवल भौतिक थी बल्कि आध्यात्मिक भी थी। ट्रेन में कैलाश ने अर्जुन को ध्यान सिखाया, स्मृतियों को खोलने के लिए वेदों के मंत्रों का जाप किया। जोधपुर में वे मेहरानगढ़ किले गए जहां इतिहास की गूंज गूंज रही थी। कैलाश ने राजपूत योद्धाओं और उनके कर्मरणों की किंवदंतियां सुनाई और समानताएं दर्शाईं। रामगढ़ अपने पूर्व स्वरूप का भूत बनकर रह गया था। टीलों ने खेतों को निगल लिया था। जहां कभी मवेशी चरते थे वहां ऊंट घूमते थे। गांव के लोग, जो अब ज्यादातर खानाबदोश हैं, ने उनका संदेह से स्वागत किया। एक बुजुर्ग, माताजी, मेहंदी लगे हाथों वाली एक बुद्धिमान महिला ने धूप और मंत्रों के साथ एक अनुष्ठान किया, ज्योतिष के माध्यम से आत्माओं के संबंध की पुष्टि की। तुम्हारी जन्म कुंडली मेल खाती है, उन्होंने कहा। अर्जुन, वृश्चिक राशि में तुम्हारा चंद्रमा छिपे हुए रणों की बात करता है और वृषभ राशि में तुम्हारा सूर्य, कैलाश, सांसारिक दावों की। अर्जुन का प्रायश्चित विनम्रता से शुरू हुआ। उसने बड़े बड़े मिट्टी के जलाशय बनाए और वर्षा जल को रोकने की तकनीकें सिखाईं। बच्चों ने मदद की। उनकी हंसी पुराने जख्मों पर मरहम लगा रही थी। मीरा ने पहुंचकर एक महिला सहकारी समिति बनाई और रेगिस्तानी घास से टोकरियां बुनने लगीं। सोने की खोज नाटकीय थी। तूफान के दौरान पास में बिजली गिरी, जिससे संदूक दिखाई दिया। अंदर सिक्कों के अलावा रत्न और एक डायरी थी, विक्रम के स्वीकारोक्ति, जो उसने अपनी मृत्युशैया पर पश्चाताप में लिखे थे, लेकिन जिन पर उसने कभी अमल नहीं किया। इस रहस्योद्घाटन ने अर्जुन को तोड़ दिया। वह जानता था कि यह गलत है, फिर भी कुछ नहीं किया। कैलाश ने उत्तर दिया, यही रण का मूल है। निष्क्रियता जंजीरों को जन्म देती है। उन्होंने धन का बुद्धिमानी से उपयोग किया। कर्ण के नाम पर एक स्कूल बनवाया, पानी के लिए सौर पंप लगाए, आधुनिक सिंचाई से केसर के खेतों को पुनर्जीवित किया, जिसे अर्जुन ने मिट्टी के मॉडल से डिजाइन किया था। त्योहारों ने प्रगति का प्रतीक बनाया। होली के दौरान रंग उड़े, जो नवीनीकरण का प्रतीक थे। अर्जुन और कैलाश लोभ के पुतलों को जलाते हुए अग्नि के चारों ओर नाच रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर द्वंद्व छिड़ गया। अर्जुन को संदेह हुआ, क्या यह सच था या किसी पागल का भ्रम? एक रात वह तारों को देखकर चिल्लाता हुआ टीलों में भाग गया। एक दृश्य प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण भगवद गीता की तरह सलाह दे रहे थे, बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करो। पुनर्जीवित होकर अर्जुन ने अपना कर्तव्य पूरा किया। संतुष्ट कैलाश ने उसे आशीर्वाद दिया, हमारी आत्माएं त्याग चुकी हैं, आगे बढ़ो। वाराणसी वापस आकर अर्जुन का व्यवसाय फलने फूलने लगा। उसने तीर्थयात्रियों के लिए विशेष बर्तन बनाए, जिन पर संसार के प्रतीक, पहियों और नदियों के चित्र उकेरे गए थे। बुढ़ापे में अर्जुन घाटों पर कथावाचक बन गए और चौड़ी आंखों वाले श्रोताओं को आत्माओं का रण सुनाया। वह कहते थे, याद रखो, हम पर जो रण है उसकी गूंज मृत्यु के बाद भी सुनाई देती है। जब कुंभ मेले के दौरान उनका देहांत हुआ तो उनकी अस्थियां गंगा में समा गईं। किंवदंती है कि उनकी आत्मा ने रामगढ़ में एक समृद्ध किसान के रूप में पुनर्जन्म लिया, जहां उन्होंने कैलाश के वंशजों के साथ केसर की खेती की। इस प्रकार पिछले जन्म का रण एक अभिशाप नहीं, बल्कि भारतीय अध्यात्म के शाश्वत नृत्य में ज्ञान का एक सेतु बन गया। और इस तरह यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन सवाल बाकी रह जाते हैं। क्या आपका भी कोई पुराना कर्ज इंतजार कर रहा है? ज्यादा ऐसी रहस्यमयी साखियों के लिए चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।